वेलकम बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने सामाजिक क्रिया के बारे में पढ़ा। सामाजिक क्रिया क्या हैं, सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या हैं, उसकी कसौटियां क्या हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। ब्रीफ में एक बार और बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया हो। देखिए, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है और क्रिया को करने वाला कहलाता है कर्ता। और जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और उसके कार्य करने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो केवल उसकी क्रिया कही जाती है। लेकिन जब उस व्यक्ति के कोई भी कार्य करने से अन्य व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। साधारण शब्दों में कि जब तक मनुष्य का कार्य किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित नहीं होगा या हमारे कोई भी कार्य करने से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहला सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है कमरे में बैठ के उधम मचा रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, तो वो आपकी केवल क्रिया है। लेकिन आपके दंगा करने से यदि किसी को परेशानी होती है और तुम्हारे मम्मी या पापा आके तुम्हें डांटते हैं तो वो सामाजिक क्रिया होगी। तुम भगवान के सामने बैठ के ध्यान लगाए बैठे हो, ध्यान लगा रखा है तुमने, तो वो केवल तुम्हारी क्रिया है। लेकिन जब तुम पंडित जी के साथ बैठकर मंत्रोच्चारण करते हो, फूल अर्जित करते हो, तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अर्थात किसी भी क्रिया में किसी अन्य व्यक्ति का संबंधित होना, सम्मिलित होना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। यदि हम इसकी कसौटियों की बात करते हैं, पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य व्यवहार, भविष्य जो भावी व्यवहार है उससे प्रभावित हो सकती है। देखिए, प्रत्येक प्रकार की जो क्रिया है वो सामाजिक नहीं हो सकती। प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी व्यक्ति का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं कहा जा सकता। वो जब तक सामाजिक नहीं कहा जाएगा जब तक वह कर्ता के व्यवहार से और दूसरों के व्यवहार से, तो जब तक वो कर्ता के व्यवहार और दूसरे लोगों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित ना हो। इसके साथ एक चौथी कसौटी बताई गई है कि बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती जब तक वह दूसरे लोगों से प्रभावित ना हो। आज हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकारों की। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं: परंपरात्मक, मूल्यात्मक, भावात्मक या प्रभावात्मक और तार्किक क्रिया। देखिए, परंपरात्मक क्रिया की यदि हम बात करते हैं तो परंपरागत जो क्रिया है इसके अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं जो कि समाज में प्रचलित प्रथाओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं और जिनका अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत लंबे समय से अनुकरण किया जा रहा है। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुकरण केवल इसलिए किया जाता है कि भूतकाल से ही बहुत सारे व्यक्ति, हमारे पूर्वज ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं।
और अगर वास्तव में कहा जाए तो हम एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने को बाध्य हो जाते हैं। वो विशेष प्रकार का व्यवहार कौन सा है? जो व्यवहार हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे समाज में व्याप्त है, जो हमारी परंपराएं हैं। तो परंपराओं का और प्रथाओं का अनुकरण करना ही परंपरात्मक क्रियाओं का एक उदाहरण कहलाता है। ठीक है। परंपरात्मक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो समाज में प्रचलित होती हैं, जो समाज द्वारा मान्य होती हैं और समाज के बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा उनका अनुकरण किया जाता है। और हम भी केवल उनका अनुकरण इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में उनका प्रचलन है। जैसे यदि हम गांव की बात करते हैं तो गांव में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर जो महिलाएं होती हैं वो पर्दा कर लेती हैं। करती हैं, नहीं करती? तो वो जो हैं परंपरागत क्रिया हैं। कोई भी महिला अपने पति का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि हमारे समाज में ये मान्यता नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो परंपरात्मक क्रिया कहलाती हैं। इसके बाद है मूल्यात्मक क्रिया। देखिए, मूल्यात्मक क्रियाओं की यदि हम बात करते हैं तो मूल्यात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती हैं, जिसे बिना किसी तर्क के स्वीकार भी कर लिया जाता है। और हम मूल्यात्मक रूप से इस क्रिया को इसलिए करते हैं कि वैसा ही व्यवहार की हमसे उन लोगों द्वारा आशा की जाती है जो धार्मिक या नैतिक आदर्शों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम निश्चित रूप से ये नहीं जानते कि रोज़ प्रार्थना या पूजा करने से या नियमित रूप से मंदिर, गिरजाघर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से हमें लाभ होगा या नहीं होगा। फिर भी हम इन क्रियाओं का मूल्यांकन धार्मिक अनुभव पर करते हैं, ईश्वर से प्रेम के आधार पर करते हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। समझ आया? इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो धार्मिक आधार पर, नैतिक आधार पर की जाती हैं और हमारे द्वारा भी बिना किसी तर्क के स्वीकार भी कर ली जाती हैं। भाई, हम मंदिर में जा रहे हैं, रोज़ मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मान्यता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। होगी, नहीं होगी? या हमें जो है ईश्वर से बहुत प्रेम है इसलिए हम इनको कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो धार्मिक और नैतिक आधार पर की जाती है। इसके बाद है भावात्मक क्रिया या प्रभावात्मक क्रिया। ये वे क्रियाएं होती हैं जो आवेगों या संवेग के द्वारा प्रेरित होती है। आवेग संवेग से क्या मतलब है? प्रेम, दया, संवेदनशीलता, शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या, ये जो हैं इनसे प्रभावित होती हैं। और इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति शक्तिशाली संवेग के प्रभाव से कार्य करता है और अत्यधिक अतार्किक रूप से व्यवहार करता है और इस प्रकार का व्यवहार भी कर सकता है वो जिस व्यवहार को करने के बाद उसे बाद में पछताना भी पड़े। जैसे कि यदि हमें किसी ने गाली दे दी, कोई हमसे उल्टा बोल गया, तो हम तुरंत आवेश में आकर उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। यदि हमारा कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान से परेशान होकर हमारे अंदर जो है दुख भी होता है, क्रोध भी आता है। तो हम उस दुख और क्रोध की स्थिति में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो आवेश की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, घृणा की स्थिति में, प्रेम की स्थिति में जो भी क्रिया की जाती है वो प्रभावात्मक या भावात्मक क्रिया कहलाती है।
क्रोध को छोड़िए, किसी प्रेम के वशीभूत होकर हम जो भी क्रिया करते हैं, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और वो लड़की उस लड़के को कुछ भी कहने के लिए बोले तो लड़का आवेश में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसके द्वारा कहे हुए वक्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो क्रिया कहलाती है वो प्रभावात्मक या भावात्मक सामाजिक क्रिया कहलाती है। इसके बाद है तार्किक क्रिया। देखिए, तार्किक क्रिया वो क्रिया है जो सचेत रूप से योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्यों और साधनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। भाई ये वे क्रियाएं हैं जिनमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, भावात्मक इसका कोई पक्ष नहीं होता, इसका कोई मूल्यात्मक पक्ष भी नहीं होता। ये केवल तर्क के आधार पर की जाती है, लाभ प्राप्ति के लिए की जाती हैं, लक्ष्यों को और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती है और एक योजनाबद्ध तरीके से की जाती हैं। जैसे यदि कोई एक व्यक्ति है और उसे कोई एक नया बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उसके लिए एक योजना तैयार करेगा। उस योजना में किस वस्तु की मांग होगी, उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी, बिजनेस चालू करने के लिए उसे अन्य क्या क्या साधन चाहिए होंगे, वो उसे प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन सभी पक्षों को उसे ध्यान में रखना होगा। और ये सारी चीज़, ये सारा खाका तैयार करने के पश्चात ही वो अपने कार्यों को अंजाम देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तर्क के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर के द्वारा दिया हुआ जो सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वो जो है पूर्ण होता है। इसमें हमने सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या है, उसकी कसौटियाँ क्या है और सामाजिक क्रियाओं के प्रकार कितने हैं, हमने इन सब का अध्ययन इस जो टॉपिक है इसके अंतर्गत किया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के एक और अन्य टॉपिक की जिसका नाम है सत्ता, अथॉरिटी।